गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था और उसने 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक शासन किया था। उसकी लोकप्रिय उपाधि विक्रमादित्य थी और उसके पिता समुद्रगुप्त के द्वारा चूंकि साम्राज्य निर्माण का कार्य पहले ही किया जा चुका था, अतः चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साम्राज्य को दृढ़ और सुरक्षित बनाए रखने का था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक कुशल राजनीतिज्ञ था और उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता के पूना और रिठपुर ताम्रपत्रों से पता चलता है कि उसने नाग कुल में उत्पन्न कुबेर नागा के साथ में विवाह किया था। नागवंश तत्कालीन भारत का एक प्रतिष्ठित वंश था और इस वंश की अनेक शाखाएं भारत के अनेक प्रदेशों में शासन करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विवाह संबंध हो जाने से नागवंश गुप्त वंश का मित्र बन गया। नागवंश के समान वाकाटक वंश भी तत्कालीन भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था और इसने दक्षिण पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। वाकाटक वंश को अपने पक्ष में करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किया था और इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को शकों पर विजय प्राप्त करने में काफ़ी आसानी रही। इसके साथ ही साथ रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त की सहायता से उसकी विधवा पुत्री प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य में शासन का संचालन किया था। इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भेजे गए अनेक गुप्त पदाधिकारी वाकाटक राज्य में उसकी पुत्री को शासन के संचालन में सहायता देते थे। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्रों में भी पूर्वी गुप्त लिपि का प्रयोग किया गया है और इसी के साथ साथ वाकाटक वंशावली के स्थान पर गुप्त वंशावली भी इसमें मिलती है। तो इससे पता चलता है कि वाकाटक राज्य में गुप्त वंश का काफ़ी प्रभाव था। इसी प्रकार से तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन काकुत्स वर्मा वहाँ का शासक था और काकुत्स वर्मा कदम वंश का था और उसने अपनी कन्या का विवाह गुप्त वंश में किया था। कदम वंश का राज्य बम्बई प्रदेश के दक्षिण में और कर्नाटक राज्य के उत्तर में कुंतल प्रदेश था और कुंतल प्रदेश के साथ इस प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से गुप्त वंश के प्रभाव क्षेत्र में और भी अधिक बढ़ोतरी हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना शकों पर उसकी विजय थी। शकों पर विजय हासिल करने के लिए चंद्रगुप्त ने पूर्वी मालवा को आधार बनाया था। उसकी शक विजय की पुष्टि उसके संधि विग्रहिक शाव वीसेन के एक अभिलेख से होती है जो कि भिलसा के समीप उदयगिरी से मिला है। इसमें लिखा गया है कि शाव वीसेन सारी पृथ्वी की जय कामना करते हुए स्वयं अपने राजा के साथ में यहाँ आया था। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ उसका आगमन शक अभियान के संदर्भ में ही हुआ होगा। चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित करके उन पर विजय हासिल की और अंतिम शक क्षत्रप शासक रुद्र सिंह तृतीय का वध कर दिया गया। इसी के साथ ही भारत में शक शक्ति का भी अंत हो गया। रुद्र सिंह तृतीय के जो सिक्के मिले हैं वो अंतिम रूप से 397 ईस्वी के हैं और उसके पश्चात किसी शक क्षत्रप की जानकारी नहीं मिलती है। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा के क्षेत्र में अपनी रजत मुद्राएं जारी की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के इस शक विजय के परिणाम स्वरूप
पश्चिमी मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र और काठियावाड़ के प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गए और पश्चिम में गुप्त साम्राज्य की सीमा अरब सागर तक पहुंच गई थी। भड़ौच नाम का प्रसिद्ध बंदरगाह, जो कि पश्चिमी भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वह भी अब गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के प्रभाव में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करके उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसी महान परंपरा की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान का आगमन हुआ था और वह भारत में 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। उसने गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। अब हम बात करें महरौली के लौह स्तंभ की। दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के पास में लौह स्तंभ पर एक अभिलेख लिखा हुआ है, जिसमें चंद्र नाम के एक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। इस अभिलेख में कोई तिथि नहीं है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि चंद्र नामक राजा कौन है। इस अभिलेख से निम्नलिखित सूचनाएं मिलती हैं। चंद्र नामक एक राजा था। उसने अपने भुजबल से अधिराज्य की स्थापना की। उसका शासन दीर्घकालीन था। वंग युद्ध में उसने सम्मिलित रूप से आए शत्रुओं को भगा दिया। युद्ध में सिंधु नदी के 7 मुखों को पार करके उसने बाहलिकों को पराजित किया था। उसके शौर्य समीर से आज भी दक्षिणी समुद्र सुगंधित है। जिस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया, उस समय तक वह राजा मर चुका था। राजा वैष्णव धर्मावलंबी था। उसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु भगवान का ध्वज स्थापित किया था। अधिकांश इतिहासकार इस स्तंभ लेख के चंद्र का समीकरण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से करते हैं। इस स्तंभ लेख में कोई तिथि नहीं है, लेकिन उसकी लिपि निश्चित रूप से गुप्तकालीन है। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपलब्धियों पर भी प्रकाश पड़ता है। उसकी बंगाल विजय, बाहलिक प्रदेश की विजय और दक्षिणापथ पर पुनः आधिपत्य। यह उल्लेखनीय है कि बंगाल पर समुद्रगुप्त का भी अधिकार था। समुद्रगुप्त का अधिकार संभवतः दक्षिणी बंगाल पर था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तरी और पूर्वी बंगाल को अपने अधिकार में किया था। बैक्ट्रिया को इतिहासकारों ने पश्चिमोत्तर भारत में कुषाणों के जो वंशज शासन कर रहे थे, उनसे उनकी समानता स्थापित की है और बताया है कि बाहलिक जाति के लोग यही थे। चंद्रगुप्त द्वितीय सिंधु नदी की निचली घाटी के प्रदेशों को जीतता हुआ पंजाब पहुंचा और उसने बाहलिकों को जीता। बाहलिक अर्थात बैक्ट्रिया क्षेत्र के निवासियों को जीतकर उसने अपनी साम्राज्य सीमा को बैक्ट्रिया तक पहुंचा दिया था। इस प्रकार इस महरौली स्तंभ लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में कुछ और जानकारियां भी मिलती है। इस स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिणापथ के क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया था। प्रोफेसर श्रीराम गोयल ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ताज में महरौली स्तंभ लेख के चंद्र का समीकरण समुद्रगुप्त से किया है। अब हम गुप्त वंश के एक और महत्वपूर्ण शासक कुमारगुप्त के बारे में बात करेंगे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और उसने 414 ईस्वी से 446 ईस्वी तक शासन किया था। उसने बहुत बड़ी कोई विजय हासिल नहीं की, लेकिन
विशाल गुप्त साम्राज्य को उसने सुरक्षित रखा। उसके अभिलेखों और मुद्राओं से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के दूर दूर के प्रांत उसके अधिकार में थे। उसकी एक लोकप्रिय उपाधि महेंद्रादित्य थी। उसके शासनकाल में सिक्कों की विशुद्धता और कलात्मकता, स्थापत्य और मूर्तिकला के विकास और आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य इस समय अपनी वैभव की चरम सीमा पर था। कुमारगुप्त के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। उसे दो गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो उसके शासनकाल में पुष्यमित्रों का विद्रोह हुआ। पुष्यमित्र नर्मदा नदी के किनारे रहते थे और उन्होंने कुमारगुप्त के शासनकाल में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का दमन उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त को इस विद्रोह को दबाने में काफी श्रम करना पड़ा था। पुष्यमित्रों के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कुमारगुप्त के शासनकाल में एक और संकट जो खड़ा हुआ था वह हूणों का आक्रमण था। हूण इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा के पास मौजूद थे और उन्होंने जो आक्रमण किया उसका मुकाबला करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया था। उसने हूणों के विरुद्ध भयंकर युद्ध किया और आखिरकार हूणों को पराजित कर दिया और इस प्रकार गुप्त वंश की शक्ति को पुनः प्रतिष्ठापित किया। गुप्त साम्राज्य की रक्षा के अलावा हमें स्कंदगुप्त के प्रजाहित के कार्यों की भी जानकारी मिलती है। उसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया वो था सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। अशोक के राज्यपाल दुशासप ने उसमें से नहरें निकलवाई थी और रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि अधिक वर्षा के कारण झील का बांध पुनः टूट गया था और इससे प्रजा को काफी कष्ट था। सौराष्ट्र में प्रांतीय शासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बहुत अधिक धन व्यय करके इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इस प्रकार से स्कंदगुप्त ने एक महान विजेता और गुप्त वंश की प्रतिष्ठा के संरक्षक और लोकोपकारी शासक के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की थी। हूणों के आक्रमण और आंतरिक विद्रोहों ने गुप्त साम्राज्य की रक्षा को खतरे में डाल दिया था, परंतु स्कंदगुप्त ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए सभी शत्रुओं को पराजित किया था। भीतरी अभिलेख में उसे गुप्त वंश का महत्वपूर्ण वीर कहा गया है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, यद्यपि उसे क्रमादित्य कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य का संगठन किया, उसे अनेक प्रांतों में विभक्त किया और अनेक योग्य गवर्नर नियुक्त किए थे। वह स्वयं वैष्णव था। अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। उसने अपनी मुद्राओं पर लक्ष्मी और गरुड़ के चिन्ह अंकित करवाए थे और अपने पिता की स्मृति में उसने भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई थी। उसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर निर्मित करवाया था। उसके राज्य में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इंदौर ताम्रपत्र में एक सूर्य मंदिर और कहोम अभिलेख में जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमा की प्रतिष्ठा के उल्लेख हमें मिलते हैं। इस प्रकार स्कंदगुप्त अंतिम महान गुप्त शासक था और उसकी मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था।
अभिलेखीय और मुद्रा मुद्रा साक्ष्यों से स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के रूप में जो नाम मिलते हैं उनमें पुरुगुप्त प्रकाशादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य और भानुगुप्त के नाम मिलते हैं। और आखिरकार जो साक्ष्यों से पता चलता है कि लगभग 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया था। स्कंदगुप्त एक लोकोपकारी शासक था